वेलकम साथियों। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरिहर सिविल स्टडी पॉइंट पर। और दोस्तों, यदि आप आरएएस, पटवारी, वीडियो, एसएससी या अदर्स राजस्थान से एग्ज़ाम्स जो लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाए जाते हैं, तो आप उनकी तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। और आपको यदि हमारा ये प्रयास दोस्तों अच्छा लगे और आपको हमारी चीज़ें आपको बताई हुई पसंद आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि हमारा ये परिवार और फले फूले। इसी के साथ दोस्तों, अपने इस नए प्रयास को आप बढ़ाने का भी कोशिश करें। हम पढ़ रहे थे दोस्तों भारत का संविधान। भारत के संविधान के अंदर हमने दोस्तों बहुत सारी बातें पीछे कर ली थी। हमने पीछे 4 से 5 क्लासेस लगाई है, जिसके अंदर हमने भारत के संविधान का बेसिक जानने की कोशिश की है। अभी ये संविधान किस तरह बना था, कैसे बना था, क्यों बना था, क्या क्या इसकी प्रक्रिया रही थी। तो हमने इसी जानने के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज पीछे हमने ये देखा था कि संविधान सभा की आलोचना क्या थी। हमने पिछली क्लास में इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात, पूरी डिटेल्ड बात कर ली थी। तो हम इस क्लास के अंदर थोड़ी आपको बेसिक बता देंगे। जैसे संविधान सभा की आलोचना ये थी कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, भी ये सभी लोगों का प्रतिनिधि नहीं कर रही थी, ये कुछ ही लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी, इसीलिए इसके बारे में ये बात कही गई थी। दूसरा, संप्रभुता का भाव, इसमें स्वतंत्रता नहीं थी, इसके बारे में भी कुछ लोग इसके आलोचना में कहते हैं। समय की बर्बादी, क्योंकि हमारा संविधान लिखने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगा था, तो इसके लिए कुछ आलोचक इसके बारे में समय की बर्बादी के लिए वे इसकी संविधान सभा की आलोचना करते हैं। इसे अपवहन समिति कहते हैं। ये अपवहन समिति संविधान सभा के लिए किसने नाम दिया था? निराजुद्दीन अहमद ने नाम दिया था दोस्तों इसका। और दूसरा, कांग्रेस का प्रभुत्व, क्योंकि उस समय दोस्तों कांग्रेस ही सबसे बड़ी सभा थी, तो कांग्रेस तो ऑटोमेटिकली बेसिक की बात है कि जिस समय सबसे बड़ी पार्टी जो होगी वही उसी समय होगी, तो इसीलिए कांग्रेस का प्रभुत्व था। वकील और राजनीति, उस समय क्रेज ही लगभग सभी जो भी पढ़ाई करता था उसके अंदर एलएलबी करने का, वकालत करने का क्रेज था। इसीलिए लगभग बेसिक जो भी बड़े नेता थे, जो भी पढ़े लिखे थे, वो सभी के सभी वकालत बैकग्राउंड से ही थे। तो इसके अंदर वकील और राजनीतिज्ञों का तो बेसिक था ही कि वो होंगे जनरली कॉन्सेप्ट ही था कि वो फिर उसी के अंदर वकील और राजनीतिज्ञ ही होंगे। और छठा, आलोचना करते हैं लोग कि हिंदुओं का प्रभुत्व, क्योंकि उस टाइम लगभग 90% पॉपुलेशन, जनसंख्या हमारी हिंदू ही थी, तो बेसिक से कॉन्सेप्ट था कि वो हिंदू ही उसमें होंगे। इसके अंदर आपको कुछ ये जिन्होंने, जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। तो जो ये कथन है ये आपको ध्यान रखना होगा कि किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। इसी तरह ये एक और कथन है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था, हिंदुओं का संविधान सभा, भारत की संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है, ये लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। और संविधान सभा को अपवहन समिति निराजुद्दीन अहमद ने कहा था। तो इसके अंदर ये 3-4 फैक्ट निकलते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम पहले हमने पढ़ी थी संविधान सभा की विशेषता और उसकी आलोचना पीछे वाली क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषता, न कि संविधान सभा की। संविधान सभा की विशेषता और आलोचनाएं अलग है और संविधान की विशेषताएं आलोचनाएं अलग अलग हैं दोस्तों। तो संविधान सभा की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता ये है कि सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ये विशेषता भी मान लो और आलोचना में लो कि बहुत लंबा संविधान है। जैसे हमारा मूल संविधान था जिस समय बना था, उस समय हमारे संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। इतना बड़ा सिस्टम था उस समय। और आज के टाइम में हम देखें तो लगभग एक प्रस्तावना और 470-75 के आर अनुच्छेद है और लगभग 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में विभक्त है हमारे जो अनुच्छेद है सारे के सारे। इस तरह ये सबसे बहुत बड़ा हमारा संविधान बन जाता है इतने चीज़ों को देखते हुए। और इसके पीछे, इतना बड़ा होने के पीछे कारण भी है। हमारा भारत बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारी विविधताएं हैं, भौगोलिक कारण इसका बहुत बड़ा है। दूसरा देखें तो
1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था वो बहुत बड़ा था और उसके अंदर से ही हमारे संविधान को निकाला गया है, तो वो भी एक कारण रह गया। और तीसरा, संविधान सभा के कानून, जो संविधान सभा के अंदर बैठे थे वकालत करने वाले, तो वो सभी बड़े बड़े वकील थे, सभी वकालत में एक्सपेंस अपने अपने एरिया के अंदर एक्सपीरियंस्ड थे, तो इसी के कारण हमारा संविधान बहुत लंबा बना गया। और फिर दूसरा विशेषता इसकी ये है कि ये विभिन्न स्रोतों से विहित है, मतलब बहुत सारे स्रोतों से लिया गया है ये। 1935 के अधिनियम से लिया गया है, कुछ फैक्ट अमेरिका से लिए, कुछ ब्रिटेन से। तो हम आगे आने वाली क्लास में देखेंगे कौन सा चीज़ किस देश से ली गई है, कौन सी चीज़ किस अधिनियम से ली गई है, तो हम आने वाली आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। नम्यता और अनम्यता का समन्वय। नम्यता अनम्यता मतलब कठोर भी है, नरम भी है। इसके अंदर कुछ बातें तो हमारी बहुत ज़्यादा कठोर कही गई है, जैसे कि अनुच्छेद 368 के अंदर 2 संशोधनों के प्रावधान है। भी कोई भी संशोधन करना हो, संविधान संशोधन, तो उसके अंदर पहले संविधान सभा के अंदर संसद में हमारा बहुमत होना चाहिए, फिर आधे राज्यों से बहुमत लेना चाहिए। इसी तरह कुछ तो बहुत बड़े प्रक्रिया और कुछ के अंदर बहुत सिंपल प्रक्रिया दी गई है, लचीली प्रक्रिया है, बहुत सी सिंपल सी, कुछ नहीं, सिंपल सा संसद के अंदर वोटिंग हो जाए और उसके अंदर से वो संशोधन हो जाएगा। इसी तरह नम्यता और अनम्यता का समन्वय दिया गया है। एकात्मकता की ओर झुकाव है, मतलब इसके अंदर लगभग हम देखें तो इसके अंदर गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है। एक सशक्त केंद्र दिया गया इसके अंदर, एकात्मकता भी, सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया स्टेट की लेवल पे देखें तो। और तो उसके अंदर एकल नागरिकता है इसके अंदर। और जो न्यायपालिका है वो भी एकीकृत है, अलग सिस्टम चलता है। सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ी कोर्ट, एकीकृत न्यायपालिका है हमारे देश के अंदर, तो वो देखें। और जो हमारे स्टेट के अंदर राज्यपाल है वो केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं, तो इसी के कारण हमारा एकात्मकता की ओर झुकाव ज़्यादा है। सरकार का संसदीय रूप, ये ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय रूप सरकार का। और संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिंस्टर मतलब वेस्ट से लिया गया, और उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार का रूप भी कहते हैं। संसदीय रूप को कहते हैं वेस्टमिंस्टर रूप, या उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार भी इसे कहते हैं। उसका संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत आ रहा है वो अमेरिका की सर्वोच्चता से लिया गया है, अमेरिका के संशोधन संविधान से लिया गया है ये चीज़ें। तो इसके अंदर कहा गया है कि जो संसद की है वो स्वतंत्र है, और जो हमारी न्यायपालिका है, जो कोर्ट है, वो सबसे ऊंची है। तो उस कोर्ट के अंदर और संसद के अंदर समन्वय बनाया गया, दोनों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग दी गई है भी आप कौन सा काम कौन सी संस्था करेगी। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका हमारी सबसे एकीकृत है, अलग है और स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। बाद में इसके अंदर मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, जनता का, किसी व्यक्ति का कौन सा अधिकार होगा, क्या चीज़ होगी। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। वे राज्य अपने नागरिकों को क्या क्या जो कहते हैं सहूलियत देगी, क्या क्या उसको काम करने होंगे सरकार, राज्य सरकारों को, ताकि जनता को सहूलियत मिल सके, जनता को कुछ सुविधाएं मिल सके। उसके बाद मौलिक कर्तव्य होंगे, हर इंसान के कुछ कर्तव्य होंगे और राज्य के भी कुछ कर्तव्य होंगे। राज्य को क्या कुछ करना होगा, इंसान को क्या कुछ करना होगा। जैसे मौलिक कर्तव्यों के अंदर हमारे भी जैसे जो बड़े नेता रहे हुए थे, या फिर जो राष्ट्र के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें, राष्ट्रगान, राष्ट्र की संप्रभुता, उनकी आदर करना, रक्षा करना, इसी तरह मौलिक कर्तव्य है हमारे जो 11, तो हम वो भी पढ़ेंगे। और ये हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, इसके अंदर कोई धर्म नहीं है, ना तो ये भारत कोई धर्म मानता नहीं है और ये किसी धर्म का विरोध भी नहीं करता है। तो ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया। सार्वभौम वयस्क मताधिकार दिया गया है, कोई भी व्यक्ति जो अपनी उम्र कंप्लीट करता है 18 साल, और जो भी इसकी जो 3-4 मांगे हैं हमारी जो भारत के अंदर मताधिकार देने की, जैसे पागल ना हो या कोर्ट के द्वारा जो भी उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज़ें नहीं दी गई हो, तो उसके बाद जो इसने 18 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है वो अपना वोट दे सकता है। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। एकल नागरिकता है,
में हमारे भारत के अंदर ऐसे नहीं है कि भी राजस्थान अपनी नागरिकता अलग दे और भारत अपनी नागरिकता अलग देगा, या फिर जो कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है और भारत के बाहर कोई विदेश की नागरिकता ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ भारत है तो भारतीय ही रहेगा। उसने विदेशी नागरिकता ले ली है किसी और देश की, जैसे अमेरिका की या ब्रिटेन की, तो वो उसकी ऑटोमेटिक भारतीय नागरिकता चली जाती है। भारत एक स्वतंत्र निकाय है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ये अपने डिसीजन भारत खुद लेता है। आपातकालीन प्रावधान, इसके अंदर जो आपात स्थिति हो जाए, जैसे हमारे देश पे ऊपर कुछ ना कुछ अलग चीज आ जाए, आपातकालीन स्थिति आ जाए, भी किसी को कोई वित्त स्थिति बिगड़ जाए या देश के अंदर धन संपदा बिगड़ जाए या कोई भारी आक्रमण हो जाए, तो उसके लिए अलग से प्रावधान दिए गए हैं। और इसके अलावा इसके अंदर त्रिस्तरीय सरकार का रूप भी दिया गया है, जो 73वें संविधान संशोधन के रूप में दिया गया है। त्रिस्तरीय 3 सत्रों के अंदर बांटी गई है इसे। केंद्र, राज्य और तीसरा स्थानीय सरकारें, जैसे पंचायत वगैरह होगी तो स्थानीय सरकारें होगी, शहरों के अंदर नगर पालिका वगैरह होगी तो वो होगी। और सहकारी समितियां दी गई है अब। और जन सत्तात्मकता भी, जनता ही सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र है, तो इसके लिए जन सत्तात्मकता प्रक्रिया दी गई है। जैसे कि हम अगले स्लाइड में देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें। जैसे कि संविधान के बारे में सबसे लिखित संविधान है, 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। जैसे लिखित संविधान भारत, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए का लिखित है। अलिखित संविधान न्यूजीलैंड, इजराइल का अलिखित संविधान है। इसके पीछे कारण है, हमारे लिखित का सबसे लंबा संविधान होने के पीछे भौगोलिक कारक हो गए, देश की विशालता विविधता के कारण, ऐतिहासिक कारण हो गए, 1935 का अधिनियम, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एकल संविधान है, कोई अलग अलग संविधान नहीं है। और विधि विशेषज्ञों की प्रमुखता, मतलब जो उस टाइम वकालत किए हुए सभी की सभी वकालत कर रखी थी और सबसे ज़्यादा लोग वकालत किए हुए थे उसके अंदर, तो सभी वकालत किए हुए थे तो ऑटोमेटिकली कुछ न कुछ चीज़ें तो बड़ी होनी थी। और विभिन्न स्रोत थे, जैसे 1935 का अधिनियम, उसके अंदर से देखो आपको राज्यपाल का पद दिया गया है। लोकसेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, ब्रिटेन के संविधान से भी ली गई ये चीज़ें, कुछ अमेरिका के संविधान से भी ली गई है, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व वगैरह लिए गए हैं, जापान का संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। तो इसी तरह हम आने वाली क्लासेस के अंदर ये सभी पढ़ेंगे किस देश से क्या चीज़ ली गई है। कठोर एवं लचीलापन संविधान है, जैसे मैंने आपको बताया 368 के तहत 2 तरह से शोधन किए जाते हैं। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 का, ये सीधा सीधा फैक्ट पूछ लिया जाता है दोस्तों वनडे एग्जाम्स में। केशवानंद भारती केस कब का है? 1973 का। तो इसके अंदर मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकता संविधान के, संसद संशोधन करके, तो ये चीज़ दी गई है। संसद का संसदीय रूप बताया गया है, जिसे मैंने आपको वेस्टमिंस्टर रूप कहा था। मॉडल दल, उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार का इसके नाम है, संसदीय सरकार के ये नाम है, अलग अलग ये नाम कहते हैं। इसे नाम मात्र या वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति भी कहते हैं। बहुमत वाले दल का शासन होता है इसके अंदर संसदीय रूप में, जो बहुमत जिसका ज़्यादा वही करेगा शासन। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी, मंत्री किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, मंत्री जैसे हमारे लोकसभा के संसद भी हो सकते हैं या राज्यसभा के भी। प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व करता है। और इसके अंदर संसदीय रूप का एक सबसे बड़ा मतलब प्रारूप कह सकते हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि इसका सिर्फ निचला सदन ही, एक मात्र निम्न सदन है, निचला सदन वही भंग होता है। ऊपरी सदन जैसे राज्यसभा वो कभी भंग नहीं होती इसके अंदर। यह सबसे बड़ी बात है इसकी संसदीय रूप की। उसके बाद मौलिक अधिकार है, हमारे भाग 3 के अंदर 6 मौलिक अधिकार है। नीति निर्देशक तो दिए गए हैं, हमारे संघीय सरकार दी गई है। एकात्मकता की ओर झुकाव, एकात्मकता का झुकाव मतलब मजबूत केंद्र हो गया। एकल संविधान होगी, एकल नागरिकता है। एकीकृत न्यायपालिका होगी और एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी है। मौलिक कर्तव्य हो गए हमारे 1976 में जुड़े थे 42 संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, तो ये भी हो गए। वैश्विक मताधिकार 18 वर्ष की उम्र के ऊपर सबसे ज़्यादा ये कब जुड़ा था? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा, तो ये आप ये ध्यान रखना। और एकल नागरिकता, तो ये चीज़ें हमारी संविधान की मुख्य मुख्य विशेषताएं थी। तो ये आजकल थोड़ा एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है दोस्तों, तो इसकी वजह से पूछ लेते हैं कि संविधान की कौन निम्न में से कौन सी विशेषता है, कौन सी नहीं है। तो एक आधा अक्षर करने की उलट फेर करने की वजह से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो हो जाता है आराम से।
जिसके लिए इसके पर फोकस करने की ज़रूरत रहती है। और अब हम पढ़ेंगे संविधान की आलोचना। पहले हमने स्टार्टिंग देखी थी संविधान सभा की आलोचना, अब हम पढ़ेंगे संविधान की आलोचना। इसके अंदर दोस्तों संविधान की आलोचना के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें उदार का संविधान कहते हैं लोग, इसे उदार का संविधान कहते हैं, उदार की बोरी भी कह देते हैं लोग इसे, होच पोच कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं लोग इसे, या कई लोग इसे कहते हैं दुनिया के संविधानों की दस्तावेजों की पेबंदगिरी है। ये भी बहुत से संविधानों का पेबंद कर लिया, इकट्ठा करके बना दिया इसको। तो इसके उत्तर में एक बात है जो हमने मतलब देखी है कहीं ने भी, लक्ष्मीकांत बुक में भी दी गई है कि उपरोक्त आलोचना के अर्थ में डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं संविधान सभा के अंदर, कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में कुछ नया हो सकता है। 100 साल से अधिक हो गए जब दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। तो 100 साल पहले जो संविधान बना था वो बहुत छोटा था, तो उसके अंदर उस समय डिमांडिंग बहुत छोटी थी। कोई लोग कहते हैं उधार का संविधान है, तो उधार के संविधान के अंदर उन्होंने कहा भी छोटे छोटे जो 100 साल से 150 साल पहले संविधान बने थे हमारे संविधान बनने से पहले, तो उस समय डिमांड बहुत कम थी, लोगों के अंदर जानकारी बहुत कम थी, चीज़ों का नॉलेज बहुत कम था। तो हमारा संविधान बना उस समय उतनी चीज़ें तरक्की कर गई थी कि जो संविधान सभा के अंदर बैठे व्यक्ति थे उन्होंने उसका जान लिया था, उन्होंने भविष्य भी कोशिश जानने की ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। तो इसीलिए उन्होंने सभी देशों के संविधान को पढ़ा और उनमें से उनको जो भी संविधान के हमारे देश के अनुकूल जो चीज़ें लगी उन्होंने वो लेने की कोशिश की थी। उसके बाद 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी भी कहते हैं इसे। लोग कहते हैं कि जो 1935 का अधिनियम आया था वही सीधा सीधा इसके अंदर जोड़ दिया, तो ये बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि 1935 के अधिनियम के अंदर अंग्रेजों ने जो भी प्रारूप दिया था वो उन्होंने हमारे देश को देखते हुए बनाया था। तो उनको पता था भी भारत के अंदर भारतीयों की क्या विशेषताएं हैं, क्या अनुकूलताएं हैं उनके पर्यावरण के प्रति या उनके सिस्टम के अंदर हमारे कल्चर के प्रति। तो उसी सिस्टम से उन्होंने देख कर बनाया था। उसके अंदर जो हमारे ऊपर कंट्रोल करने की जो चीज़ें थी तो उन्होंने जो संविधान सभा अंदर बैठे व्यक्ति उन्होंने वो उन चीज़ों नहीं ली, बाकी उन्होंने सभी चीज़ों को लेने की कोशिश की थी। गांधीवाद से दूर संविधान भी कुछ लोग इसे कहते हैं कि गांधी जी ने जो सोचा था उससे दूर है संविधान। जो मूल्य या प्रतिबिंब देखते थे हमारे गांधी जी, तो वो उन्होंने नहीं देखा। जैसे गांधी जी ग्राम पंचायत या जिला पंचायतों के बारे में कहते थे तो वो हमारे मूल संविधान में नहीं दी गई थी। तो इसी कारण कुछ लोग गांधी जी के विचार देखते थे, सुनते थे, तो कहते थे भी उनके विचार इस संविधान में नहीं है, पर वो संविधान जैसे जैसे हमारा समय बीता तो वो उसके अंदर डाल दिए गए हैं बहुत सी चीज़ें जो बाद में संशोधन करके आ गई है। महाकाय आकार मतलब बहुत बड़ा आकार है इसका। तो बहुत बड़ा आकार होने के पीछे मैंने दोस्तों सर पहले ही आपको बताया था दोस्तों कि इसके अंदर जो संविधान सभा के अंदर बैठे व्यक्ति थे उन्होंने देख लिया था कि भविष्य के अंदर क्या क्या जरूरतें होगी, और उस समय तक उन्होंने कोशिश की थी कि हमारा संविधान इस तरह बनाया जाए ताकि आने वाले समय में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए सभी संविधानों पढ़ने के बाद उन्होंने हमारे देश के संविधान के अंदर सभी चीज़ें डालने की कोशिश की। इसी के कारण हमारा संविधान सबसे बहुत बड़ा बना। वकीलों का स्वर्ग, ये तो है ही कि उसमें सभी वकालत किए हुए थे, तो लगभग सभी व्यक्ति वकालत बैकग्राउंड से थे, तो इसीलिए इसे वकीलों का स्वर्ग भी कुछ लोग कहते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। और आपको यदि दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा परिवार और बढ़ सके। और इसी के साथ हम दोस्तों आने वाली क्लास में आगे हम पढ़ेंगे संविधान की कुछ अलग बातें हैं। और इसी के साथ आप इन्हें और ये जो फैक्ट है दोस्तों तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखने होंगे, क्योंकि जो वनडे एग्ज़ाम्स है उसी का पैटर्न चेंज हो रहा है। और जो यूपीएससी या आरपीएससी रिटन एग्जाम्स लेती है उसके अंदर तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि रिटन लिखने के अंदर इन फैक्ट का बहुत बड़ा महत्व रहता है दोस्तों। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, और इसे आप ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें।